नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। तेलंगाना पर वीके न्यूज ने अपनी पूरी एक सर्वे रिपोर्ट आपको दी और उसका हमने आधार भी बताया। हमने बताया कि जमीन खिसकने वाली है, किन किन की खिसकेगी ये भी बताया था, वो कारण भी बताए थे। और उसके बाद जो बातें हो रही हैं और जो रिपोर्ट आ रही है वो भी चौंकाने वाले हैं, हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन हम आपसे आज जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि बीआरएस की जमीन तो खिसक गई है, क्यों? उसके पीछे न तो एआईएमआईएम जिम्मेदार है और न ही कांग्रेस। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी, जो हमने आपको वीके न्यूज के सर्वे रिपोर्ट में बताया था। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा ये वीडियो सुनिए। केसीआर उर्दू मिश्रित हिंदी में कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ संदेश दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं, जरा सुन लीजिए। आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वंश का जायजा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता जी कह रहे हैं जो माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल आईटी पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता रेड्डी जी यहाँ खुलवा रहे। तो सुना आपने, अब आईटी पार्क, वो तेलंगाना जो आईटी हब के नाम से जाना जाता है, ग्रेटर हैदराबाद की बात करें तो पूरा का पूरा परिक्षेत्र आईटी हब के नाम से जाना जाता है। 32 सीटों पर किस तरीके से प्रभाव पड़ने वाला है और शहरी क्षेत्र में कहां कहां से एक मिनी इंडिया आकर के बसा है और वो तेलंगाना के भाग्य का निर्धारण करेगा, अपने विधानसभा में प्रतिनिधियों को भेजेगा। लेकिन केसीआर की जो परंपरागत राजनीति रही और कांग्रेस जिस तरीके से केसीआर पर हमलावर होकर केसीआर को सत्ता से हटाने का दावा कर रही है, वो इस बात की तस्दीक करती है कि पूरी लड़ाई द्विपक्षीय बताने की कोशिश की गई। लेकिन एआईएमआईएम ने जो उसमें छौंका लगाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने सघन अभियान के जरिए सबकी खबर ले ली है और अब केसीआर को अपनी जमीन खिसकता देख, क्योंकि उनके दो आधार हैं। एक परंपरागत हिंदू वोटर जो तेलंगाना राष्ट्र के नाम से भावना के तौर पर फिलहाल बीआरएस से अभी तक जुड़े हुए हैं और केसीआर को वो अपना नेता नहीं हीरो मानते हैं। लेकिन क्या कारण है कि एआईएमआईएम के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके जब राजा सिंह की भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई, उनको गौश महल से टिकट दे दिया गया, वो अपने गौश महल एरिया में ही अभी सक्रिय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण इकाई के साथ वो फिलहाल इस समय पदयात्रा भी कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों में और जितने भी सवाल वो उठा रहे हैं और संगठन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर प्रयास कर रहा है, स्थितियां बदल चुकी हैं और वोटों का जो संघनीकरण हो रहा है, जिस तरीके से वोट्स जो हैं वो एक एक तरफ जा रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने जा रहा है। और हमने इसी आधार पर बताया था कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के चुनाव में इस बार सबको चौंका देगी। हमने यह भी बताया था आपको कि किस तरीके से कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक में सेध लगा चुकी है, जिसका दावा फिलहाल अभी उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। यह दावा बीआरएस भी करती रही और असदुद्दीन ओवैसी का तो दावा बनता ही है, क्योंकि संसद से लेकर सड़क तक वो इसी वर्ग की बात करते हैं और उनकी पार्टी का नाम भी आपको पता ही है, एआईएमआईएम है। मतलब मुसलमानों के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है। दोयम दर्जे का नागरिक दूसरा नागरिक की तरह व्यवहार किया जा रहा है। यह आवाज वो इसी हैदराबाद से देते हैं और इसलिए 7 से 9 सीटों पर उनका क्या प्रभाव है और किस तरीके से वोटर्स एक पार्टी का दामन थाम लेते हैं, यह भी हमने आपको बताया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सनातन का मुद्दा उठाया, विकास का मुद्दा उठाया और प्रधानमंत्री को प्रमुख चेहरा बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से सभी राज्यों में जो दावे किए हैं, वो इस आईटी स्टेट को, और आप कह सकते हैं कि बेंगलोर के बाद हैदराबाद दूसरा आईटी हब माना जाता है, वहां पर विकास की राह में पिछले 10 सालों में परंपरागत तरीके से जिस तरीके से तेलंगाना के विकास की रणनीति अपनाई गई, उसमें अपेक्षाकृत वो फायदा नहीं मिला जो फायदा मिल सकता है।
यह भी आप कारण जान लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में आज भी तेलंगाना अन्य राज्यों से अव्वल ही चल रहा है। लेकिन फिर क्या कारण है कि शहरी जनता के मुकाबले जो ग्रामीण जनता है और विशेषकर किसानों के संदर्भ में अगर बात की जाए तो वो प्रगति नहीं है जो देश के कुछ अन्य प्रमुख कृषि प्रधान राज्यों की है। जबकि वीआरएस नेता केसी राव दावा करते हैं कि उन्होंने किसानों के संदर्भ में जो योजना लाई उससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया, लेकिन जब उपज और किसानों के व्यक्तिगत और उनके पारिवारिक जीवन के विकास की बात हो तो अभी सुदूरवर्ती तेलंगाना में विकास की राह वो तक रहे हैं और विकास की राह पर वो चलना चाहते हैं। कैसे संभव होगा ये प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया। और चूंकि 2024 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है और सेमीफाइनल के तौर पर यह 5 राज्यों का चुनाव माना गया और उसमें तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी वायदे किए हैं उन वायदों ने बहुत बड़ा असर डाल दिया है। कांग्रेस को ज्यादा एग्रेशन में आने के लिए और बीआरएस जो अभी तक परंपरागत तरीके से इस चुनाव को जीत जाने का पूरा दावा कर रही थी उसको भी एक तरह से रक्षात्मक रणनीति पर खेलने के लिए ये चुनावी खेल खेलने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। और इसीलिए अभी तक कोई भी इस तरह का दावा या वायदा बीआरएस नेता नहीं करते थे, क्योंकि हमने आपको यह बताया था कि तेलंगाना राष्ट्र समिति जो पहले बीआरएस का नाम था वो अब बीआरएस हो गया। और बीआरएस जब चेंज किया गया तब भी उसका एक दुष्प्रभाव पड़ा और उस दुष्प्रभाव को पूरी तरीके से जितना नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करने की कोशिश ही कर रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक प्रमुख चेहरे के रूप में जब यहां सामने आ गए तो पूरा चुनावी परिदृश्य बदल गया। और उसके बाद बूथ के लेवल पर जो काम किया जाना था उसको अमित शाह ने जो वायदे किए रैली में उसने बहुत बड़ा काम किया है। और वो ये था कि 4% जो आरक्षण मुसलमानों को दिया जा रहा है उसे खत्म कर दिया जाएगा। ये वाक्य उन्होंने बोला था। क्या उन्होंने बोला था ये भी आप सुन लीजिए। और उसके बाद अब जबकि 30 नवंबर को चुनाव होना है उसके पहले क्या ऐसी जरूरत पड़ गई जब वीआरएस नेता को यह बयान देना पड़ा जो आपने शुरू में सुना। एक बार फिर सुन लीजिए। आज हम सोच रहे मुसलमान नौजवानों के लिए मकशाए वंफ का जायजा लेके एक हम स्पेशल माइनॉरिटी बच्चों के लिए आईटी पार्क भी हैदराबाद में बनाने का मंसूबा सोच रहे हैं हम लोग। पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता जी कह रहे हैं जब माइनॉरिटी बच्चों के लिए जो बनाने जा रहे हैं वो बिल्कुल आईटी पार्क पहाड़ी शरीफ के पास ही सबिता रेड्डी जी यहाँ खुलवा रहे। तो सुना आपने, उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस ने अपने 10 साल के शासनकाल में 2000 करोड़ रुपए मुसलमानों के विकास के लिए खर्च किए। उन्होंने खुद बताया कि हमारी पार्टी ने 10 साल में 12,000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर दिए। और अब योजना यह है कि आईटी हब के रूप में डेवलपमेंट एरिया में मुस्लिम युवाओं के लिए पूरी तरीके से वो एक आरक्षित स्थिति में हब का निर्माण किया जाएगा, आईटी पार्क बना दिया जाएगा। सवाल यह है कि देश के किसी राज्य में अब तक क्या इस तरह की घोषणा वो भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री कर रहा है, और खास करके अगर वो क्षेत्रीय पार्टी का नेता हो। लेकिन बीआरएस नेता ने यह दावा कर दिया है और दावा इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि उनके परंपरागत वोटर्स में जो हिंदू वोटर्स हैं, सनातनी वोटर्स हैं, जो अभी बीआरएस के नाम पर, तेलंगाना के नाम पर केसी को अपना हीरो मानते थे, भारतीय जनता पार्टी के सघन अभियान के बाद वो पूरी तरह बदल गए हैं और 2024 में डबल इंजन का वादा और दावा कर रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे परिक्षेत्र के विकास का प्रधानमंत्री वो जनता को कनेक्ट कर रहा है और जनता पूरी तरीके से अब तैयार हो चुकी है कुछ नायाब फैसले के लिए। वो नायाब फैसला क्या होगा हमने आपको बताया था। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में चौंकाने जा रही है। बहरहाल हम ये आपको आंकड़ों के आधार पर बताए थे, कुछ प्रमुख लोगों के सर्वे के आधार पर हमने बताया था, लेकिन अब जबकि बीआरएस नेता ने खुले तौर पर मंच से ऐलान कर दिया है कि मुसलमानों के लिए ये सुविधाएं और सहूलियत दी जाएंगी, मतलब साफ है एआईएमआईएम की चोट, कांग्रेस की चोट और भारतीय जनता पार्टी का बहुत अंदर से चोट बीआरएस नेता की अब जमीन पूरी तरह से
खिसकती नजर आ रही है। इसीलिए एक बार फिर यह तय है कि तेलंगाना के चुनाव परिणाम चौंकाने वाले होंगे। आपको हमारी ये खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।